नैना शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। काफी कम उम्र में ही उसने काफी मान सम्मान और धन संपत्ति हासिल कर ली थी। अपने पति राहुल वर्मा और 2 बेटी काव्या और काजल के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थीं। फिर भी उसके दिल का एक कोना हमेशा रिक्त रहता, किसी बहुमूल्य वस्तु के खो जाने जैसा। खासकर तब और भी जब काव्या और काजल एक दूसरे से घुल मिल कर बातें करती रहती, उसे अपनी दी की याद अत्यधिक सताने लगती। आज समय के एक लंबे अंतराल और परिस्थिति ने दोनों बहनों को एक दूसरे से इतनी दूर लाकर खड़ा कर दिया था कि वे एक दूसरे के हालात से भी अनजान थीं। दोनों बहनों के बीच की संवेदनाएं और प्यार ही जैसे जड़ हो गए थे। कभी ऐसा भी था कि उसका कोई भी काम दीदी के बगैर पूरा नहीं होता था। उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ पढ़ना। दीदी के पास उसके सभी मर्ज की दवा थी और वह उनकी सबसे अंतरंग सहेली और श्रोता भी थी। भले ही उन दोनों के उम्र में 10 वर्षों का अंतर था और वह उनकी आधी से ज्यादा बातें समझ नहीं पाती थी, फिर भी वे अपनी सारी बातें उससे शेयर करती। जब भी दीदी परेशानी में होती, उसे सीने से लगाए घंटों दीवार को निहारती, अपना सुकून तलाशती रहती। वैसे भी वे ज्यादातर चुप ही रहती थीं। वे माँ का इतना सम्मान करती थीं या डरती थीं कि माँ के सामने उनकी जबान ही नहीं खुलती थी। वह तो बाद में नैना को पता चला कि माँ दीदी की सौतेली माँ थीं और नैना अपनी बेटी। फिर भी माँ उनके साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं करती थीं, पर उन्हें प्यार भी करती थीं, ऐसा भी एहसास नहीं होता था। अपने फर्ज को पूरा करने में कोताही नहीं करती थीं। दीदी उनकी जिम्मेदारी थी, इसे वे अच्छी तरह समझती और निभाती थीं। अपनी सौतेली बेटी के लिए उनके मन में कोई द्वेष नहीं था तो कोई सपना भी नहीं। वहीं उसकी जान दीदी में बसती थी और दीदी की हंसी उसकी मुस्कान में थी, उसकी खुशी में थी। यह शायद माँ कभी समझ नहीं पाई, जबकि दीदी ने प्यार के इस सत्य को समझा ही नहीं, अपनी बहन के प्रति निभाया भी। देखते देखते नैना 7वीं क्लास में पहुंच गई थी और DMA फाइनल ईयर में। उन्हीं दिनों नैना को महसूस होने लगा था कि उसकी दीदी की फितरत कुछ बदल रही है। उनका यूं ही गुनगुनाते रहना, उनकी बात बेबात की हंसी और बिना वजह की उदासी उसे आश्चर्य में डाल देती। कभी कभी उड़ते परिंदों पर नजर जमाए, आकाश में जाने क्या ढूंढती रहती, खोज कर उन्हें खींचती, परेशान करती ताकि उनका ध्यान इसकी तरफ हो। दीदी कभी उसे गले से लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर देती। बाद में माँ के गुस्सा होने और पापा के साथ लड़ने झगड़ने से जान गई थी कि दीदी को किसी विजातीय लड़के नवीन जी से प्यार हो गया था। ना चाहते हुए भी पापा दीदी की खुशी चाहते थे। माँ को लगता इस शादी से उनकी अपनी बेटी नैना की अपने समाज में शादी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही लोग उन्हें दोष भी देंगे कि उन्होंने अपनी सौतेली बेटी का ख्याल नहीं रखा, इसलिए इस शादी के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं थीं। उसी तरह नवीन के माता पिता भी पूरी तरह इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस प्यार की कहानी खबर बनकर उड़ते उड़ते लोगों के कान तक पहुंचने लगी। हैरान परेशान माँ ने बुआ की मदद से जल्दबाजी में एक लड़का जयंत शर्मा को ढूंढ निकाला था। उनका चंडीगढ़ में कपड़े का अच्छा खासा व्यापार था और पटना से काफी दूर भी था। माँ का मान रख दीदी ने उनके फैसले का कोई विरोध नहीं किया और शादी करने के लिए हामी भर दी। जन्म से ही वंचिता दीदी हमेशा अपनी विमाता में ही अपनी माँ को ढूंढती थी, लेकिन माँ सिर्फ अपना फर्ज निभाती थीं। न जाने क्यों उनकी ममता अपनी इस बेटी के लिए सोई पड़ी थी। इन सब बातों के बावजूद नैना को अपनी दीदी की शादी को लेकर काफी उत्साह था। शादी के समय जीजा जी के जूते चुराने का मासूम प्रयास कर ही रही थी कि उसके जीजा जी कुछ रुपए अपने पॉकेट से निकालते हुए बोले, क्या मेहनत कर रही हो? जूते के बदले तुम्हें पैसे ही चाहिए तो रुपए लो और खिसको यहाँ से। जीजा जी की रूखी और घमंड से भरी आवाज ने उसके सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। वह सुन्न रह गई और जूता फेंक दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट फूट फूट कर रो रही थी। विदाई के समय दीदी खुद उससे मिलने आईं। वह उनसे लिपट कर देर तक रोती रही। दीदी के जाने के बाद वह यही सोचती रही, जाने वे कैसे उस रूखे आदमी के साथ रहेंगी। दीदी के जाने के बाद वह पूरी तरह अकेले पड़ गई थी। जब 2 पगफेरे के लिए आई
तब काफी उदास और दुखी लग रही थीं। एक हफ्ते में ही जीजा जी उन्हें बुलाकर ले गए। अब सोचती है तो उसे लगता है जीवन के मंसूबे चाहे कुछ भी होते हों, पर सब कुछ काल के अधीन होता है। नैना ने जब माँ से दीदी को बुलाने के लिए बोली तो माँ ने कहा कि अब उसकी अपनी घर गृहस्थी है, उसे छोड़कर बार बार नहीं आ सकती। उसे लगता माँ जानकर उन्हें नहीं बुलाती। शायद वे चाहती थीं कि पिछली बातें भुलाकर दीदी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहें। हम चाहे जितने उत्साह से जीवन की शुरुआत करें, भविष्य की योजना बनाएं, पर जीवन में घटती घटनाएं उसे नए नए मोड़ देती रहती हैं। दीदी के अतीत की चिंगारियां उनकी गृहस्थी पर भी जा पड़ा और एक दिन अचानक हाथ में बैग लिए वे मायके के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। यह लपककर दीदी के गले से जा लगी थी, लेकिन दी भयभीत नजरों से माँ की तरफ देख रही थीं। उनको यूं अकेला आया देखकर किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हो उठी। तुरंत उनके सामने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए थे। उसके बाद दीदी के ससुराल वालों को फोन लगाकर देर तक विनम्रता की हद तक जाकर बातें करती रहीं। फिर दीदी को अपने पास बुलाकर देर तक समझाती रहीं। ध्यान से मेरी बातें सुन, मैं मानती हूँ मेरी ही गलतियों के कारण आज तू ससुराल में सुखी नहीं है, फिर भी मैं यही कहूँगी कि अब सब कुछ बर्दाश्त करके तुम्हें अपने ससुराल में निभाना ही होगा। यूं ही घर छोड़कर तू यहाँ आती रही तो तुम्हारे माता पिता के सम्मान को तो ठेस लगेगी। समाज में इतनी बदनामी होगी कि तुम्हारी बहन का भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। इस बार तो तुम्हारे ससुराल वालों से माफी मांगकर बात संभाल ली, पर आगे से ध्यान रहे ऐसी गलती कभी मत करना, वरना हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब जीजा जी दीदी को लेने आए, वे चुपचाप उनके साथ चली गईं, यह जानते हुए भी कि दीदी अपने ससुराल में सुखी नहीं है। माँ पापा ने 2 बरस बीत जाने पर भी उन्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। वे शायद यह सोच रहे थे कि इस तरह उन्हें ससुराल में छोड़ने से वे परिवार में पूरी तरह घुल मिल जाएंगी। एक दिन पापा को किसी ने बताया कि दीदी और जीजा जी के बीच तलाक हो गया है और दीदी शहर छोड़कर कहीं चली गई हैं। घबराए पापा ने चंडीगढ़ जाकर पता लगाया तो बात सही निकली। पापा ने अपने स्तर से उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनका कहीं कोई पता नहीं चला। माँ और पापा को दीदी के ऐसे आचरण से गहरा धक्का लगा। माँ तो और भी गहरे अवसाद से भर गईं। उन्हें लगता जाने किस घड़ी में उन्होंने अपनी वंचिता को ऐसी कड़वी और चुभती हुई नसीहतें दी कि घोर संकट में भी उसने मायके का रुख नहीं किया। गुजरते समय के साथ नैना पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई और अपने पति और बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर भी कभी अपनी दीदी को भुला नहीं पाई। कभी कभी नैना सोचती, काश हमारे बीते हुए दिन हमें वापस मिल जाते और वह दीदी की सारी खुशियां वापस दिलवा देती जिसकी कामना कभी उन्होंने की होगी। हम सभी जानते हैं यह सब व्यर्थ के बातें हैं, फिर भी दिल ऐसे ही किसी रास्ते को ढूंढता रहता है। एक दिन अचानक नैना का तबादला पटना से रांची हो गया। कार्यभार संभालते ही टीकाकरण के सिलसिले में वह आसपास के गांवों के इलाके तक जाने लगी। एक गांव में लोगों का रवैया बड़ा ही असहयोगपूर्ण था। कुछ लोग अपने बच्चों को टीका लगवाने को तैयार ही नहीं होते। कुछ लोग टीका लगवाने के बदले पैसों की मांग करते। नैना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तभी गांव की एक समझदार महिला ने उसे सुझाव दिया, आप यहाँ की बहन जी से क्यों नहीं मिलती? वे आपकी बातें यहाँ के लोगों को आसानी से समझा देंगी। वह तुरंत बहन जी से मिलने चली गई, जहाँ एक नया आभा उसका इंतजार कर रहा था। सामने बैठी महिला को देख कर अगर वह पास पड़ी मेज को थाम नहीं लेती तो अपने थरथराते कदमों को उसके लिए संभालना मुश्किल था। वह स्तब्ध दृष्टि से उस बहन जी को देख रही थी जो और कोई नहीं बरसों से बिछड़ी उसकी दीदी थी। तभी उसके कानों में वही चिड़ परिचित रिश्तों से परे प्यार भरी आवाज गूंजी और वह खामोश उस आवाज के सम्मोहन में बंधती जा रही थी। आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं जानती थी कोई मुझे ढूंढ पाए या नहीं, पर एक दिन तू मुझे ढूंढ ही लेगी, क्योंकि हम दोनों रिश्तों से नहीं दिल से जुड़े हैं। अपने मन के तूफानी हलचल को समेटती नैना बच्चे की तरह उनके गले से लगकर रो पड़ी। खामोशी से दोनों बहनों की आंखों से बहते आंसू में 20 बरसों के शिकवे शिकायतें थीं, वियोग का गम था और प्यार के उलाहने थे जो धीरे धीरे मुखर होने लगे। दोनों ने खुलकर पहले की तरह अपने दुख सुख बांटे।
तब खुला दीदी के चुपचाप पलायन कर जाने का राज भी। मनती विचारधारा के जीजाजी कभी दीदी के साथ तालमेल बैठा ही नहीं पाए। दीदी की शैक्षणिक योग्यता, उनका स्वाभिमान, पैसों से ज्यादा अपने सिद्धांतों और भावनाओं को महत्व देना, पति को देवता मानने के बदले मित्रों सा व्यवहार, पत्नी की पैर की जूती समझने वाले जीजा जी को रास नहीं आ रहा था। वे उनके स्वाभिमान को चूर चूर करना चाहते थे, इसलिए खुलेआम अवांछित संबंध पाल रखे थे। जैसे ही उन्हें दीदी के अतीत की कुछ जानकारियां मिली, दीदी को अपमानित करने के लिए उनके अतीत का भी सहारा लेने लगे। ससुराल वाले भी इस बात के लिए दीदी की ही दोषी मानते थे और उन्हें घर छोड़ने के लिए लगातार मजबूर कर रहे थे। दीदी इतना सब कुछ सिर्फ नैना के लिए बर्दाश्त कर रही थीं, लेकिन हर इंसान के बर्दाश्त करने की सीमा होती है। पति और उसके परिवार वालों की अकड़, गुरूर और रसूख के आगे के टिक नहीं पाई, क्योंकि ऐसे दुख की कठिन घड़ी में लड़की का सबसे बड़ा सहारा उसका मायका होता है, जो माँ के तिरस्कार और कड़वे वचन के कारण पहले ही छूट गया था। फिर भी दीदी ने हिम्मत बटोरकर एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली और घर छोड़ दिया। जीजा जी ने कोर्ट में तलाक के लिए पहल की, जिसका उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और आसानी से तलाक मिल गया। इतना सब कुछ सुनकर नैना का दिल तार तार हो गया। वह जड़ सी हो गई थी। अंततः उसकी चुप्पी टूटी। आप नए सिरे से भी तो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती थीं। ऐसा नहीं था कि मैंने नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने के बारे में नहीं सोचा। नवीन, जो कभी मुझे बेहद प्यार करता था, मेरी शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करने का फैसला कर चुका था। उसके साथ मैं अपना नया जीवन फिर से शुरू कर सकती थी, लेकिन फिर वही बात हो जाती। मुझ पर तरह तरह के लांछन लगते, जिससे पापा और माँ अपमानित होते। इस बात का भी डर था कि कहीं माँ की आशंका सही ना साबित हो जाए और मेरी मासूम बहन को मेरे किए का फल भुगतना पड़े। इसलिए मैं अपने सुखों से भाग रही थी। सच पूछो तो कभी भी अपने सुख के बदले अपने लोगों को सुखी देखने में ज्यादा आत्मसंतोष मिलता है। मैंने अपने जीवन में इतने दुख झेले थे कि अपने जैसे अकेले और बेसहारा लोगों का दुख मुझे बेहद दुखी कर जाता। उनके दुख और परेशानियां दूर करने में मुझे संतोष मिलता। मैं स्कूल और ट्यूशन से जितने पैसे कमाती, उनमें से अपने खर्च के लिए रखकर बाकी जरूरतमंद लोगों पर खर्च कर देती। तब मुझे यह भी अनुभव हुआ कि इस छोटे से जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अधिक सुख की तलाश और उसे संजोने की चिंता में सारी उम्र गुजार देते हैं, फिर भी सुख का अनुभव नहीं होता। फिर वैसे मुख के पीछे भागने से क्या फायदा। धीरे धीरे मैं एक एनजीओ से जुड़ गई और दूर दराज के आदिवासी इलाके में जाकर उनकी भलाई के लिए काम करने लगी। आजकल यही मेरा कार्यक्षेत्र है। दीदी की सारी बातें सुन नैना सख्ती से उनका हाथ थामते हुए बोली, बस अब नहीं, आज और इसी वक्त यह सुविधा विहीन कठिन जीवन छोड़कर आप मेरे साथ वापस चलेंगी। हल्की सी मायूसी भरी मुस्कान उनके चेहरे पर छा गई। नहीं नैना, यह अब संभव नहीं है। अब मेरे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सच पूछो तो अब मैं लौटना भी नहीं चाहती हूँ। जिस किनारे को मैं अपनी मर्जी से त्याग कर पानी की गहराई में उतर गई, उसी दिन किनारे का मोह छूट गया। अब तो डूबने का डर भी मन से निकल गया। बस यूं ही बढ़ते रहना है। तू भी यह बात अच्छी तरह समझ ले कि इसी में सबकी भलाई है कि तू किसी को भी मेरे विषय में कुछ नहीं बताएगी। उसे लगा दी शायद ठीक ही कह रही थी। वहाँ से लौटने के बाद वह एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, क्योंकि अपने दर्द को किसी के साथ भी बांट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वह अपने कार्य में व्यस्त होती चली गई। एक दिन अचानक उसी गांव का एक आदमी सूचना लाया कि उसकी दीदी बहुत बीमार हैं। वह तुरंत उसी आदमी के साथ उन्हें देखने के लिए रवाना हो गई। यह सोचकर उसे दुख हो रहा था कि यह उसकी क्षुद्रता ही थी कि दीदी के इंकार का सहारा लेकर 2 महीने से उनकी कोई खोज खबर नहीं ली थी। वहां पहुंचकर उसने देखा दीदी पलंग पर ऐसे लेटी थी मानो उनकी समस्त शक्ति ही चुक गई है। वह घबराकर जैसे तैसे लोगों की मदद से उन्हें अपनी कार में लिटाकर शहर ले आकर उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। अब उसने देर नहीं की, माँ और पापा को फ्लाइट से रांची बुलवा लिया। दीदी को डेंगू हुआ था। डॉक्टरों के अथक प्रयास से 2 दिनों से नीम बेहोशी में पड़ी दीदी को होश आ गया।
उन्हें होश में आने के बाद पहली बार माँ उन्हें अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थीं। तू तो हमेशा मेरी बेटी बनी रही, पर मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। बिना सोचे समझे लिए गए मेरे एक गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार तू मुझे माफ कर दे, तभी मैं चैन से मर सकूंगी। दीदी के तेजस्वी चेहरे पर शिशु सा निष्पाप और निर्दोष मुस्कुराहट फैल गई। नहीं माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। आपने जो किया मेरी भलाई सोच कर किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे से दीदी अपना सिर माँ की गोद में रखकर निश्चिंत होकर सो गईं, जैसे बरसों से सोई नहीं हो।